नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या अफवाह है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो वैक्सीन ट्रायल चल रही है उनमें से एक है एस्ट्राजेनेका की। ये खबर जब बाहर आई कि ब्राजील में वैक्सीन ट्रायल के एक वॉलंटियर की मौत हुई है, उसके बाद चिंताएं बढ़ गई, लेकिन ये वहां के रेगुलेटर ने कहा है कि वहां ट्रायल जारी रहेगा, वो नहीं रोका जाएगा। दरअसल इस पर चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि सितंबर में यूके के एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ी थी, उसको वैक्सीन दी गई थी और कुछ समय के लिए पूरी दुनिया में इसकी ट्रायल को रोक दिया गया था। लेकिन कुछ वक्त बाद दोबारा ट्रायल शुरू हो गई कुछ देशों में, लेकिन अमेरिका ने अपने यहां इसकी ट्रायल दोबारा शुरू नहीं की। तो काफी अड़चने ऑक्सफोर्ड के रास्ते में आती रही हैं। इसके बावजूद इंग्लैंड में एमपीज को कहा गया है, संसद में कहा गया है कि यह वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाएगी और हो सकता है कि नए साल की शुरुआत में जनवरी में मिल जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद भान, जो कि रिसर्चर हैं इन बायोएथिक्स ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिसी के। साथ में हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन फाउंडर ट्रस्टी हैं लंग केयर फाउंडेशन की और चेस्ट सर्जन है गंगाराम हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कुमार, हालांकि जो खबरें आ रही हैं अभी तक किसी ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन कुछ खबरें कुछ एजेंसियों के द्वारा दी जा रही हैं कि शायद ये जो शख्स था इसको वैक्सीन नहीं दी गई थी। लेकिन एक अड़चन जरूर पैदा हो जाएगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के लिए इससे। देखिए, वैक्सीन इस समय इतनी बुरी तरह से पूरा विश्व और सारी जनसंख्या उसका वेट कर रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कई जगहों पे राजनीतिक चीजें भी शामिल होने लग गई। अब दोनों तरह की रिपोर्ट आई है। पहले ये कहा गया कि वो जिसकी व्यक्ति की डेथ हुई है वो एक वॉलंटियर था वैक्सीन पे। अब ये न्यूज आई है कि नहीं, वो वॉलंटियर नहीं था। तो अब दोनों में से कौन सी खबर सच है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी चीज जब वैक्सीन ट्राई की जाती है तो ये साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है और इसीलिए वैक्सीन में ये फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, ये फेजेस कही है कि इन सब से निकलने के बाद ही उसको जनता को दिया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ये क्लोजली हर समय डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर हो रहा है कि जरा सी कोई चीज होती है तो एक नेशनल या इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि कोई सेफ्टी का इश्यू नहीं है और रेगुलेटर ने अनाउंस किया है कि ट्रायल जारी रहेगा। तो हमें आई थिंक संयम रखना चाहिए और ट्रायल के फाइनल रिजल्ट्स आने का वेट करना चाहिए। अंजलि जी, अनंत, आप क्या मानते हैं, क्या इस पर और ट्रांसपेरेंसी ब्राजील के रेगुलेटर की तरफ से होनी चाहिए? कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ जानकारी अगर वो रिलीज कर देते कि कौन शख्स था, क्या वो कंट्रोल ग्रुप का था, क्यों नहीं उसको वैक्सीन दी गई थी, क्यों खबर आई वॉलंटियर था। मेरे ख्याल से अगर ट्रांसपेरेंसी रहती तो ये सारे कंफ्यूजन ही नहीं होती। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी होना अच्छी बात रहेगी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हर क्लिनिकल ट्रायल में, चाहे वो वैक्सीन का हो, ड्रग्स का हो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। इस वाक्य में प्रॉब्ली ये हुआ है कि डेथ अभी इसी वीक में हुई है, शायद मंडे में हुई है जहाँ तक मुझे याद है। तो कुछ टाइम ये भी लगता है कि आपको जो इवेंट हुआ है उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसका डेटा लेना पड़ता है। लोकल इन्वेस्टिगेटर का इसमें थोड़ा रोल रहता है, एथिक्स कमेटी का रोल रहता है, एक डेटा और सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होती है जो स्पॉन्सर कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो देखता है और फिर रेगुलेटर देखता है। तो ये सब देखते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है उसका कुछ लिंकेज क्लिनिकल ट्रायल से है कि हो सकता है किसी और कारण से डेथ हुई हो। उसके बाद वो कॉजेलिटी असेसमेंट देखते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है। बट जितना भी ये इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में होना अच्छी बात है। हमें ये याद रखना होगा कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन के, जो फेज 3 हो रहे हैं, उसमें करीब 7,000 10,000 उससे ज्यादा भी पार्टिसिपेंट्स कई ट्रायल्स में होने वाले हैं। तो ये काफी लाइकली है कि इस टाइप के सीरियस एडवर्स इवेंट्स होंगे। हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि कोई भी सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी पार्टिसिपेंट को हो या डेथ हो, बट अनफॉर्चुनेटली क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं और आप उन सीरियस एडवर्स इवेंट्स को कैटलॉग करते हैं, एनालाइज करते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है आपका सेफ्टी और एफिकेसी इवैल्यूएशन का, किसी भी वैक्सीन का या किसी भी इंटरवेंशन का। तो इसी तरीके से इस डेटा पॉइंट से हमें होपफुली ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा ओवर टाइम
बट हमें इस एक इवेंट से ये डिसवेड नहीं होना चाहिए हमें, या डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन ट्रायल्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऐसे इवेंट होंगे और कम हो ये आशा रख सकते हैं, बट क्योंकि इतने नंबर ज्यादा हैं पार्टिसिपेंट्स के, डेफिनेटली ऐसे सीरियस एडवर्स इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, जैसे आप पहले भी बोल रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा मुद्दा है कि शायद ऐसे क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है तो वो हेडलाइन बन जाता है, वो सुर्खी बन जाता है। इसीलिए शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो तो लोगों में भी इसको लेकर चिंता कम हो। लेकिन इसको जोड़ करके इस बात से कि कितना जरूरी है वैक्सीन ट्रायल को अच्छी तरीके से करना, वो ये बात हमें कितनी दर्शाता है? अंजलि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक वैक्सीन है जो आने के बाद अगर इस वैक्सीन को हम कोरोना को विश्व से मिटाने के लिए अगर हम एम करेंगे तो इस वैक्सीन को 100% लोगों को दिया जाना पड़ेगा। तो जितनी ह्यूज मात्रा में ये वैक्सीन यूज होने वाली है, मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई वैक्सीन इतनी ह्यूज मात्रा में यूज हुई होगी। इसलिए उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स, उसके इफेक्टिवनेस एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो सेफ्टी होता है कि आपने जो लोगों को दिया तो उनको कोई एडवर्स इवेंट ना हो, और दूसरा होता है कि आपने जो दिया जिस पर्पस से दिया कि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप होंगी और वो एंटीबॉडीज कोरोना इन्फेक्शन होने को रोकेंगी। तो ये जो इफेक्टिवनेस एस्पेक्ट है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में अध्ययन करके डिसाइड किया जाना जरूरी है। हमें सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि अगर उसने 0.1% लोगों को भी इफेक्ट कर दिया, एडवर्स इफेक्ट, तो जब पूरी विश्व की जनसंख्या को यह दिया जाएगा तो वो 0.1% भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, हमें उसकी इफेक्टिवनेस भी देखनी है कि एफिकेसी कितनी है। अगर उसकी एफिकेसी लो होगी तो उसको दिए जाने के बावजूद भी कुछ लोगों में कोरोना होता रहेगा। तो ये दोनों बहुत अहम साइंटिफिक मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से साइंटिफिक कम्युनिटी को अकेले छोड़ देना चाहिए कि वो बिना किसी प्रेशर के, पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया प्रेशर के, इसको प्योर साइंटिफिक इशू के रूप में एनालाइज करें, अनबायस्ड एनालिसिस देके हमें रिजल्ट दें, और उसके बेसिस पे विश्व डिसाइड करे कि हमें आगे क्या करना है। चलिए अनंत, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। डॉक्टर अनंत, 1 मिनट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डेडलाइंस जो लगा दी जाती हैं, चाहे संसद में बोल दिया जाए ब्रिटिश एमपी की तरफ से, या ये सब कर दिया जाए, ये प्रेशर शायद अनड्यू हो जाता है। देखिए, एक तरीके से ग्लोबल प्रेशर तो है ही, जो पॉलिटिशियंस नहीं भी लगाएं तब भी हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वैक्सीन जल्दी आए तो अच्छी बात है। पर जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक हमें सेफ्टी, एफिकेसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन तीनों त्रिकोण का सही मिश्रण नहीं मिलता है किसी भी एक वैक्सीन में, तब तक हम वो वैक्सीन को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको उस त्रिकोण को सेटिस्फाई करने से पहले यूज करने में हम अपनी पॉपुलेशन को रिस्क पे डाल रहे होंगे, और वो हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हम रिस्क पे डालें किसी को। बिल्कुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही बताएंगे क्या कहती है चेन्नई के दूसरे सेरो सर्वे की रिपोर्ट, कितने लोगों को में पाई गई है एंटीबॉडी। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सरीन जुड़ गई हैं, जो कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सरीन, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि अमित ने भेजा है दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, तो क्या सबको कोविड टेस्ट कराना चाहिए? तो डॉक्टर वो पूछ रहे हैं कि आजकल के मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम हो रही है, तो क्या कोविड टेस्ट उनका कराया जाए? तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कोविड के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो सीजनल फ्लू के जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो किस एज ग्रुप में किस लोगों को हो रहा है, अगर और साथ में और क्या सिम्टम्स हैं।
अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आपको ज्यादा खांसी बलगम जुकाम हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप सेकेंड थर्ड डे के बियॉन्ड अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ये हाई रिस्क ग्रुप में हो रहा है कि आप 60 इयर्स के ऊपर हो, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं या आप कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है। जो अगर आप स्पेसिफिकली बच्चों का पूछे तो अगर बच्चे घर के बाहर नहीं गए हैं, घर में ही हैं, घर में बाकी लोग एकदम ठीक ठाक हैं, तो जनरली बच्चों को इस टाइम पे फ्लू होता है, और अगर 1-2 दिन से ज्यादा वो परसिस्ट नहीं करे तो उनमें कराने की हमेशा जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो पारुल गुप्ता ने भेजा है। मैं पारुल गुप्ता दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई महिला 6 मंथ प्रेग्नेंट है और वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर सरीन जी, सो प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है कोविड-19 के लिए। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल कोविड-19 पॉजिटिव होती है तो उनको काफी ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। पहली बात तो इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी हाई रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा है कि वो घर के बाहर नहीं निकलें, वो ज्यादा एक्सपोज ना हो। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल कोविड पॉजिटिव होती है तो इमिडिएटली आपको अपने डॉक्टर के टच में आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आपको एडमिट ही करेंगे हम, या आपको हम बहुत हायर मेडिसिन ही देंगे। कई बार हम लोग डिलीवरी के आसपास भी पेशेंट्स भी देखते हैं कि उन्होंने कोविड का टेस्ट रूटीन कराया होता है लेकिन वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपके सिम्टम्स ज्यादा आएंगे या आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपको सारी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट, so we have to be cautious. So if you are COVID positive and you are pregnant, then just immediately contact your doctor and depending upon your symptoms, we'll go ahead. ठीक है, चलिए डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। चलिए जाते जाते हम अपने दर्शकों को एक खास फैक्ट बताते हुए जाते हैं। आज चेन्नई के दूसरे सेरो सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं। इसके मुताबिक वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि अब 1/3 चेन्नई इम्यून हो चुका है। 1/3 आबादी जो चेन्नई की है वो इम्यून हो चुकी है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि जो दूसरा सेरो सर्वे है जो कि अब इस रिजल्ट आ रहे हैं, और पिछले सेरो सर्वे में 21.5 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। इस बार 32.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये कभी ना कभी वायरस के संपर्क में आए हैं, इससे ये तय होता है। 6000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 2000 से ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी मिली है, यानी कि वो कभी ना कभी इस वायरस के संपर्क में आए हैं, इसी वजह से उनके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हुई। हर 3 में से 1 शख्स, इसका मतलब है कि संक्रमित होकर ठीक हो चुका है। या तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहा या उसके अंदर कोई माइल्ड सिम्टम्स आए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा उनके अंदर, वो वायरस ने एंटीबॉडी पैदा की है। जुलाई का जो सर्वे था, जैसा हम आपको बता रहे थे, तब 21.5 लोगों में ही ये एंटीबॉडी देखी गई थी। और अब 1/3 जो पॉपुलेशन है वो चेन्नई के म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक इम्यून हो चुकी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, आपके अंदर एंटीबॉडी है तो इसको इम्यूनिटी, मतलब 100% गारंटी इम्यूनिटी की मत मानिए। आपको वो सारी एहतियात बरतनी होगी जो हम आपसे लगातार कहते रहते हैं, यानी कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, और अगर मौका मिले तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सबसे दूरी बनाए रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।